हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग आने वाले पीसीएस, आरओ तथा अदर एग्ज़ाम्स के लिए सभी जनरल स्टडी के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये 7 चैप्टर होगा, स्थानीय सुशासन, और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कूट दिया है, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, एलएम सिंघवी समिति 1986 में तथा पीके थुंगा 1988 में आती है। नेक्स्ट है, कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, तो ये हो जाएगी 11वीं अनुसूची, और पंचायतों को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 11वीं अनुसूची शामिल करके। साथ ही नगर निकाय को 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, दैट इज BR मेहता, मतलब बलवंत राय मेहता। क्यों? क्योंकि बलवंत राय मेहता 1957 में आती है कमेटी, और इसने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, और इन्हीं सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ भी किया था। तो किसने सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ किया था? राजस्थान ने किया था, और ये कई बार पूछा गया, 1991 से कंटिन्यू ये पूछा ही जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली हो, तो यह हो जाएगा 21 ईयर्स। नेक्स्ट है, पंचायती राज के निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सेम कमेटी है, कब पूछी गई थी, ये 2021 में पूछी गई थी। सेम क्वेश्चन सेम पेपर में कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, बस वहाँ पे डेट देके कूट दिया था और यहाँ पे सीक्वेंस में लगाने को दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अशोक मेहता समिति कब आती, 1977 में। फिर उसके बाद बात करेंगे BR मेहता, मतलब कि बलवंत राय मेहता, ये आती है 1957 में। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, BR मेहता, मतलब कि बलवंत राय मेहता। 3 कहाँ है, 3 B में है और D में है। इसके बाद कौन आती है, अशोक मेहता आती है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 3, 1, 4, 2, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन B। तो यहाँ पे अशोक मेहता 1977, GV राव कमेटी 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, और PK थुंगन समिति आती है, वो भी याद रखिएगा कब आती है, वो 1988 में आती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है, तो हो जाएगा भाग 9 और अनुसूची 11, ये एकदम से रट लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इसमें जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, तो इसका केवल सी सही है। यदि हम बाकियों की बात करें तो जो संस्थानम कमेटी थी, ये एकदम अच्छे से इसको रट लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। संस्थानम कमेटी क्या है, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग कब 1962-64 में आती है, और ये CVC की स्थापना, मतलब कि भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी होती है। संस्थानम कमेटी किससे संबंधित है, केंद्रीय सतर्कता आयोग से। डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1962-64 में आती है, ठीक है। GV राव कमेटी 1985 में आती है, और इसने क्या कहा था कि जो पंचायती राज है वहाँ पे ग्रामीण विकास व फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए लाया जाता है GV राव। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आती है, और इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। दंतेवाला कमेटी 1978 में आती है, ठीक है, और इसने ब्लॉक स्तर पर नियोजन से संबंधित थी दंतेवाला कमेटी। और उसके 1 साल पहले आती है अशोक मेहता कमेटी। तो इसने क्या कहा था कि पंचायती राज जो पद्धति है उसको 2 स्तरीय, ठीक है, बलवंत राय ने 3 स्तरीय की बात करी थी और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय। कौन कौन से स्तर है, जिला तथा मंडल स्तर। नेक्स्ट है, ये भी याद रखिएगा, LM सिंघवी समिति 1986 में आती है, और इसने कहा था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए आती है। PK थुंगन 1988 में आती है, और इसने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए एक उप समिति थी। और गाडगिल कमेटी 1988 में ये भी पूछा गया है, इस समिति का संबंध भी पंचायती राज्य से ही था, ठीक है। गाडगिल और PK थुंगन दोनों 1988 में आई थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, UPPCS के BEO में पूछा गया है 2019 में, तो 19 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें BR मेहता कब आती है, 1957 में। अशोक मेहता कब आती है, 1977 में। LM सिंघवी कब आती है, 1986 में आती है, ठीक है। GV राव 1985 में आती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, BR मेहता, देन अशोक मेहता। 3-4 किस में है, ऑप्शन C। नेक्स्ट अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, 17 में और 15-16, 17 और 12 कई बार आया है ये क्वेश्चन। तो इसमें GV राव कमेटी ये 1985 में,
एल एम सिंघवी 1986 में, अशोक मेहता बी आर मेहता 1957 में आती है और अशोक मेहता 1977 में। ठीक है। नेक्स्ट अगेन भारत में स्थानीय शासन से संबंधित है और ये भी पूछा गया 2018 में। ठीक है। ये 18, 19, 21, 22 कई बार रिपीटली पूछा जा रहा है ये। तो इसमें भी सबसे पहले क्या आई थी? अशोक मेहता। कब? 1977 में। तो 3 से कौन सा ऑप्शन है? इसमें केवल एक ही है, तो इसका हो जाएगा 3412। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? दैट इज आर्टिकल 40। तो संविधान का जो भाग 4 है किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। इसी के अंतर्गत है आर्टिकल 40, ये बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन से। और यह जो विचारधारा, ये गांधीवादी विचारधारा, ये स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना था? तो ये विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना था, राजनीतिक जवाबदेही नहीं, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ये वित्तीय संग्रहण तथा राजनीतिक जवाबदेही से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट होता है, त्रिस्तरीय प्रणाली आती है 1957 बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। इसमें क्या शामिल थे? तो इसमें 3 स्तर थे। कौन कौन से स्तर? ग्राम पंचायत होगा, फिर क्षेत्र पंचायत होगी एंड देन जिला पंचायत होगी। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये भी 2020 में पूछा गया है। तो भाग 9 में है पंचायतें और आर्टिकल इसका 243 से लेकर 243 ना तक है। ठीक है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर होगा। बिल्कुल सही है। 3 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत होगी, क्षेत्र पंचायत होंगे और जिला स्तर होंगे। ठीक है। कारण ये कह रहा है कि उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिनकी संख्या 20 लाख से कम होगी। इसका कारण भी सही है। तो यदि हम व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिसकी संख्या 20 लाख से कम होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा संसद में अधिनियम पारित किया जाता और 24 अप्रैल 1993 के एक्ट के द्वारा 1992 के रूप में परिवर्तित हुआ था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 में पंचायतों को शामिल किया जाता है। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि जो उन राज्यों को छोड़कर जिनकी संख्या कितनी 20 लाख से कम हो, वो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई थी। तो ये हो जाएगा 243 बी। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो जिला योजना समिति है ये जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। बिल्कुल सही है। और जो जनपद योजना समिति है इसकी संरचना राज्य विधायिका के द्वारा तैयार की जाती है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। तो आर्टिकल 243 जड डी ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों तथा नगर में नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। तो बेसिकली जिला योजना समिति ये है आर्टिकल 243 जड डी में। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। तो राज्य के पंचायतों के समस्त निर्वाचन और नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचन, अधीक्षण, निर्देशन और जो नियंत्रण होंगे ये भारत सरकार के संविधान के आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 246 जड ए के तहत क्या राज्य निर्वाचन में निहित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पंचायतों के संबंध में कौन सा सही है? 50% सीटें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1/3 सीटें होंगी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। नहीं, ये भी सही नहीं है। मध्यवर्ती स्तर पर भी एक पंचायत होगी। बिल्कुल सही है। 3 स्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया गया था, एक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत। तो इसका केवल सी सही है। तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके तहत पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और भाग 9 में 243 से लेकर 243 ना तक पंचायतों का वर्णन है। और 243 ये कहता है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन से संबंधित है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य जो होंगे वो पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में
दर्ज सभी व्यक्ति होंगे, ठीक है। किसमें? मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति होंगे, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा था? इसमें कह रहा कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो पंचायत है इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और ये मनाया कब से जा रहा है? 2010 से, मतलब 2010 से। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है और इसमें विषय कितने हैं? इसमें है 29 विषय। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो ये लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? तो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान, ये भी ग्राम पंचायतों की आय का साधन है। ऐच्छिक दान तथा उपहार भी आता है इसमें। संपत्ति, जानवर तथा वाहन पर कर भी शामिल है। लेकिन जो कृषि पर आयकर है ये ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, क्योंकि जो कृषि पर आय होती है, जो कृषि आयकर होती है, जो इस पर कर होता है, ये राज्य सरकार के आय का स्रोत है, न कि पंचायतों का। नेक्स्ट है सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है? नहीं, ये भी सही नहीं है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं? ये भी सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, ये पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहर मतलब कि योग्य होंगे। तो इसका ओनली डी सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसमें ग्राम है, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। कौन सा? ग्राम स्तर पर, खंड और जिला स्तर पर। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि राज्यों की जो जनसंख्या है 20 लाख से यदि अधिक नहीं है तो वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर पर मतलब कि क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं शामिल है, ठीक है। मतलब वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायतों का गठन होगा। तो वह न्यूनतम संख्या कितनी होगी जिसके नीचे एक्ट के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं होंगी? ये हो जाएगा 20 लाख। नेक्स्ट है पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। नेक्स्ट है पंचायती राज जो प्रणाली होती है इसमें जो पंचायत समिति होती है गठित होती है, ये खंड स्तर पर गठित होती है। नेक्स्ट है पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है तो पंचायत के प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से प्रारंभ होता है। और 243 अंगा ये पंचायतों की अवधि का वर्णन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है पंचायतों के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो ये भी पंचायत के पंच के द्वारा होता है। और जो पंच होते हैं इनकी संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है और इनकी संख्या 5 से लेकर 15 तक होते हैं, ये याद रखिएगा। साथ ही ये जो ग्राम पंचायत होती है इसका कार्यकाल अलग अलग राज्यों में होता है 3 से 5 वर्ष तक। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान है? तो ये हो जाएगा भाग 9। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो ये हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। तो पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। साथ ही संविधान का भाग 9 और आर्टिकल 243C ये कहता है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो पंचायतों को किया गया था 1992 में, नगर पालिकाओं को ये किया गया था 1993 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो इसमें हो जाएगा जो प्रधान होता है और जो पंच होता है ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, लेकिन जो क्षेत्र प्रमुख, सरपंच और जिला पंचायत अध्यक्ष होता है ये प्रत्यक्ष नहीं निर्वाचित होते। इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है। किसका किसका? प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सरपंच का। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ था। इसका दूसरा ही सही नहीं है क्योंकि ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिकाएं 9 का में है, सहकारी समितियां भाग 9 खा में है और अधिकरण ये भाग 10 में नहीं है, ये है भाग 14A में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है।
और यदि हम बात करें भाग 10 की, तो ये संबंधित है अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ट्राइबल एरिया से। पंचायती राज एक व्यवस्था है, यह स्थानीय स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है, जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की व्यवस्था है, साथ ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है, साथ ही सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से। पंचायतों का प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तथा अधिक वित्तीय शक्तियों के उपयोग से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन यह कह रहा है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। बिल्कुल सही है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। नहीं, इसका कारण गलत है, लेकिन कथन सही है, क्योंकि जो ये मांग थी आरक्षण की, ये विकसित सामाजिक वर्ग की दीर्घकालीन मांग थी, न कि ग्रामीण महिलाओं की। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 आरक्षण प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये हो जाएगा 243 घ, मतलब कि 243 डी, ठीक है, ये महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो ये होती हैं संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है? ये हो जाएगा अज्ञानता तथा उदासीनता। तो नेक्स्ट है, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल, मतलब कि प्रतिरूप सुझाया था? तो इन्होंने दिया था द्विस्तरीय प्रस्ताव, और ये 1977 में आई थी। द्विस्तरीय कौन कौन सी थी? प्रथम स्तर पर जिला था तथा दूसरे स्तर पर जिला स्तर के नीचे कौन सा था? मंडल स्तर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है? तो हो जाएगा ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी के द्वारा दी जाती है? एलम सिंघवी कमेटी के द्वारा। ठीक है, कब आती है? 1986 में आती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, और ये पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। GVK राव 1985 में आती है। BR मेहता 1957 में आती है। ये तीनों ही पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन संस्थानम कमेटी ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से संबंधित है। कब आती है? 1962-64 में आती है संस्थानम कमेटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं थी? तो इसमें जो PN राव कमेटी थी, तो ये पंचायती राज से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट है, कौन भारतीय संविधान के 73rd अमेंडमेंट में शामिल है? तो इसमें जाएगी जिला पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा ग्राम पंचायतें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की संवैधानिक बाध्यता में छूट दी जाती है, और इसके तहत पंचायती राज एक्ट में धारा 3A जोड़ी जाती है, जिसके अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है उसके राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं है, इसीलिए वहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा नगर पंचायतें, ओनली A। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका कथन गलत हो जाएगा। कारण कह रहा है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। इसका कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। तो आर्टिकल 280 का ख और ग, मतलब कि B और C, 280 का B और C, ये स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों पर विचार करता है और उनको वित्त उपलब्ध कराने का सुझाव भी देता है। साथ ही 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत जो पंचायतें उनको 29 विषय हैं तथा नगर पालिकाओं के 18 विषय हैं, और इन पर विधि बनाने का अधिकार भी है। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कर आरोपित करके वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ये सभी स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, लेकिन जो केंद्रीय नियंत्रण है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट है पंचायतों के राजस्व के निम्नलिखित स्रोतों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता भी है। केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन भी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर है, नहीं ऐसा नहीं है, ये राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5, इसका 4 गलत है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और उन्हें विभिन्न माध्यम से धन प्राप्त कराया जाता है। तो पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर, साथ ही राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाओं आदि से धन उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2000। तो ग्राम पंचायत के लिए 2000 जनसंख्या तथा क्षेत्र पंचायत के लिए 50,000 जनसंख्या। कौन निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज पद्धति। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नागालैंड। तो कहाँ कहाँ पर नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम तथा कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी पंचायती राज नहीं लागू होगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है बिहार में। नेक्स्ट है किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगी? ये हो जाएगा नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम। नेक्स्ट है 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आता है? 1952 में, ये भी याद रखेंगे। इसकी शुरुआत होती है, इसे तकनीकी सहायता प्राप्त होती कहाँ से? तो ये होती है यूएसए से। नेक्स्ट है यूपी में पंचायती राज का आशय क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 स्तरीय की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होगी। तो कौन कौन से? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड या फिर मध्यवर्ती पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर होगी जिला पंचायतें परिषद। और ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं वर्ष में सामान्यतः 2 बार होती हैं, और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो वो होंगे 6 माह के अंतर्गत। साथ ही जो विघटन होगा उसके बाद जो नई पंचायत बनेगी वह 5 वर्ष की पूर्ण अवधि का काम नहीं करती, लेकिन वह शेष जो बची अवधि है उतने दिन तक ही काम करेगी। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें 74th अमेंडमेंट एक्ट यही पंचायतों से नहीं संबंधित, ये संबंधित है नगर निगम से। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसकी प्रक्रिया दी गई है 243D क्लॉज 3 में, बिल्कुल सही है। यह आरक्षण आर्टिकल 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और ये हो जाएगा आर्टिकल 243 के राज्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य का जो विधानमंडल है ये विधि के द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करेगी, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम तथा मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, प्रत्येक राज्य के लिए नहीं है ये। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत पूछा है, तो इसलिए इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट है सहकारी संगठनों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है, तो प्रत्येक सदस्य के द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए इनके अनुपात में मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार को निम्न जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से कौन से उपलब्ध है? तो जो नगर निकाय है इनके द्वारा कर रोपण के लिए अधिकृत करना, ये राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध अधिकार हैं, इसका पहला सही है। जो वार्ड समितियां हैं इनकी संरचना संबंधित प्रावधान करना, ये भी सही है। वार्ड समितियों की संरचना के संबंधित प्रावधान करना शामिल है। नगर निकायों के अध्यक्षों के निर्वाचन के तरीकों को निर्धारित करना भी शामिल है। नगर निकाय के लिए निर्वाचन कार्य की निगरानी करना नहीं शामिल है, इसका 4 गलत हो जाएगा, इसका सही है 1, 2 एंड 3। तो जो नगर निकाय के निर्वाचन होते हैं इनकी निगरानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा लिंग और जाति। नेक्स्ट है अर्बन गवर्नमेंट से क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
ये यूपी P6 से 2009 में पूछा गया था। तो झांसी में क्या है, एक नगर निगम है, मछली शहर यहाँ पे नगर पंचायत है, टुंडला में नगर पालिका परिषद है तथा सैफई और यहाँ पे क्षेत्र समिति है, मतलब कि ब्लॉक है। नेक्स्ट है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये हो जाएगा 5 वर्ष का। तो 243 या में मेयर के कार्यकाल दिया गया है और ये प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से कितना होगा, 5 ईयर्स का होगा। नेक्स्ट है जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत दिया गया है, तो ये दिया गया है जिला योजना कमेटी को। नेक्स्ट है नगर पंचायत की स्थापना की जाती है उस क्षेत्र के लिए जो कि ग्राम से नगर की संक्रमण अवस्था में होता है, वहीं पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है यूपी में किसी नगर का जो मेयर होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, लेकिन कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है ये, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है, तो ये हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है कौन सा संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 9A। तो भाग 6 की बात करें तो ये राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 7 की बात करें तो जो पहली अनुसूची है उसके भाग B के राज्यों से संबंधित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है नगर निकायों के उत्तरदायित्व में क्या शामिल है, तो ये सड़क पर रोशनी का प्रबंध करना, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण करना, जल प्रदूषण का नियंत्रण करना, इसका दायित्व नहीं है नगर निगम का, खाने का स्थान तथा खाने की सामग्री का नियमन करना। नेक्स्ट है भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था मद्रास में। तो सबसे पहले पूर्व प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना होती है 1688 में। इसके बाद 1726 में इसी तरह के नगर निगम मुंबई तथा कोलकाता में भी स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा संपत्ति कर। नेक्स्ट है नगर निगम एक्ट 1959 की धारा 6 का के अंतर्गत गठित एक कक्ष कमेटी के द्वारा चुने गए अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितना, तो ये होता है 1 वर्ष का। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ये होते हैं जो राज्य सरकार, संघीय सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण के लिए आवेदन कर सकते नहीं। शहरी स्थानीय शासन इन सभी संस्थाओं से ऋण के लिए आवेदन नहीं कर सकते, तो इसका पहला ही सही नहीं है। ये उनकी ऋण लेने की शक्ति जो होती है म्युनिसिपल एक्ट मतलब कि नगर निगम एक्ट में परिभाषित की गई है, बिल्कुल सही है। अधिकांश शहरी निकाय राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्त पर भी निर्भर होते हैं, तो इसका ओनली ए मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेक्स्ट है संविधान राज्यों में निम्न में से किन श्रेणी के नगरीय निकायों का गठन उपबंधित करती है, तो इसमें नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषदें तथा नगर पंचायतें शामिल है, तो इसका हो जाएगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट है नगर निगमों के लिए वित्त आयोग के गठन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। पहला कह रहा है कि जो वित्त आयोग होते हैं ये निगमों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा और राज्यपाल को संस्तुति देगा, बिल्कुल सही है। जो वित्त आयोग होगा ये राज्य की संचित निधि से निगम के लिए सहायता या अनुदान की संस्तुति देता है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जो वित्त आयोग होगा ये निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपायों की भी संस्तुति देगा, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि जो राज्यपाल है ये राज्यपाल संस्तुतियों को मुख्यमंत्री के पास कार्यवाही के लिए अग्रसारित नहीं करता है, इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नगर निगम के अनिवार्य कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो नगर निगम क्या करेगा, मनुष्यों के पेयजल को दूषित होने से बचाएगा तथा दूषित पेयजल का उपयोग को रोकेगा। जलांतक रोगों के इलाज की व्यवस्था भी करता है नगर निगम। प्रमुख आंकड़ों जिसमें जन्म और मरण के आंकड़े शामिल हैं इनका भी पंजीयन करता है, लेकिन यह गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं और उनके शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है नगर प्रमुख के चुनाव के विरुद्ध याचिका मतलब कि पिटीशन दायर की जा सकती है, तो ये क्षेत्राधिकार युक्त जिला जज के न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक यूपी में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, तो ये संपूर्ण नागरिक करते हैं।